लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 46 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुकदमा में भी सुराज मिल गया। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। दामुल हौज यानी आजीवन कारावास। धूमधाम से सेशन केस चला। संथालों की ओर से भी पटना से बालिस्टर आया था। बालिस्टर का खर्चा संथालिनों ने गहना बेचकर दिया था। बालिस्टर पर भी बालिस्टर हैं। यदि इस मुकदमा में तहसीलदार साहब जैसे कानूनची आदमी नहीं लगते तो इस खूनी केस से शिवशक्कर सिंह, रामकृपाल सिंह और खेलावन सिंह तो हरगिज नहीं छूटते। खर्चा? अरे भाई, जान है तो जहान है। जब फांसी ही हो जाती तो जगह जमीन रुपया पैसा क्या काम देता। रामकृपाल सिंह ने संथाल टोली की नई बंदोबस्ती जमीन में से 10 एकड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी है। सुमृतदास बेतार को भी 4 कट्ठा जमीन मिली है। खेलावन सिंह यादव को भी देन हो गया है। देन कैसे नहीं होगा भाई? पास में जितना कच्चा रुपया था वो तो दारोगा साहब के 5 सुपाड़ी में चला गया। पुराना पटुआ हाथ से पहले ही निकल गया था, इसीलिए करीब 1,500 हाथ पैर पैंचा हो गया है। तहसीलदार साहब ने कहा है, कागज बनाने की क्या जरूरत है, जब सन पटुआ बिके तो दे देना। मुकदमा उत्सव भी सुराज उत्सव के दिन होगा। हाँ, सुराज उत्सव दिन में, मुकदमा उत्सव रात में। तहसीलदार साहब ने कहा है, महमदिया की नौटंकी कंपनी जितना में हो, 100 200 जो ले, मगर सट्टा करा लेना। सुमृतदास कहते हैं, इसमें कनेक्शन हैं, पीछे बतावेंगे। महमदिया वाले भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। नखलऊ से बाईजी मंगाया है, चंदा करके। नौटंकी के कंपनी है नितलरेन बाबू। नौटंकी की कंपनी मतलब मालिक। लक्ष्मी महारानी ने उनको खूब निहारा है, अपनी आंखों से ही निहारा है। इस इलाके के मझले दर्जे के किसानों के पास यदि थोड़ी पूंजी हो गई, तंबाकू, धान, पाट और मिर्चा का भाव 1 साल चढ़ गया, घर में शादी गमी नहीं हुई, तो वो तुरंत टनमना जाते हैं। टनमना यानी खुशहाल हो जाना। यदि मालिक जवान हो तो तुरंत औन पौन करने लगता है। हारमोनिया, फर्श, शतरंजी, शामियाना, जाजिम, लेट, पंचलेट, पहाड़िया, घोड़ा, शंपनी, टेबल, कुर्सी, बेंच खरीद कर ढेर लगा देता है। इससे भी जब गर्मी कम नहीं होती तब बन्नूक के लेसन के लिए आफिसरों को डाली देना शुरू करता है। लाल बाग मेला के समय रात रात भर मुजरा सुनता है और दिन भर आफिसरों के साथ कचहरी में घूमता है। बन्नूक के लेसन के बाद नौटंकी कंपनी खोलता है। इससे भी मगज ठंडा नहीं होता तो कोई खूनी केस होकर समापत्तन यानी समाप्त। महमदिया के नितलरेन बाबू नौटंकी की कंपनी है। तहसीलदार साहब ने कहा है, महमदिया की नौटंकी कंपनी का सट्टा लिखा जाना चाहिए। बड़ा भारी कनेक्शन है जी इसमें। सुमृतदास बेतार कब तक पेट में बात रखे। एकदम प्राइवेट गप है। महमदिया वाली को क्यों बुलाया जा रहा है समझे नहीं? नौटंकी की बाईजी के बिलौज पर टका साटा जाएगा। अब समझे कुछ? संथाल लोग इस सुराज उत्सव में नाचेंगे। कहीं नाचने के समय तीर चला दें तब? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब बोलते थे कि संथालिनें खुद आकर कह गई हैं, नाच वो। तहसीलदार साहब को भी इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। भाई जो भी कहो, संथाली नाच देखते समय होश गुम हो जाता है। जूड़े में सादे फूलों के गुच्छे, कसमकस देह, उजले दांत की पाती की चमक, सफेद आंचल, जब झुमुर झुमुर कर नाचने लगती हैं तो मन करता है नाच में उतर पड़ें। डा डिग्गा रिन रिन ता धिन ता। आज से ही वे पराटिस कर रहे हैं, लेकिन मांदर और डिग्गा की बोली सुनकर डर लगता है। हंसेरी के दिन तो ऐसा लगता था कि जमराज नगाड़ा बजा रहा है और जमदूत सब उसी ताल पर नाचकर तीर चला रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 46 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 47 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। आजकल सुमृतदास बेतार का बोलबाला है। हमेशा एक नई खबर। आजकल किसी भी टोले के नौजवान से भेंट होते ही वो फिक से हंसकर एक दिल लगी कर लेता है। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। माने?
माने सुनोगे? गरम जलेबी का तासीर बड़ा गरम होता है। सर्दी से नाक बंद हो, सिर दुख रहा हो, गरम जलेबी खा ली, भग से नाक खुल जाएगी। इतनी जल्दी असर करता है। आज हम डॉक्टरी में जरा दिनाए की दवा लेने के लिए गए थे। दिनाए यानी दाद। जानते हो, डॉक्टर बाबू ने फुलिया, अरे वही महंगू दास की बेटी फुलिया, को क्या कहा है? फुलिया को गर्मी की बीमारी हो गई है, चेहरे पर फुसरी फुसरी सा हो गया है। फुसरी फुसरी यानी दाने फुंसी। डॉक्टर ने कहा कि पुरैनिया जाओ, इसीलिए नौजवान लोगों से कहते हैं कि खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। लेकिन दास जी, नौजवानों से पहले बूढ़ों को संभालिए। चुप चुप, सब बेपर्दे हो जाएंगे। सुमृतदास बेतार जब फिक से हंसता है तो उसके लाल मसूड़े दिखाई पड़ते हैं। लाल हंसी हंसता है बेतार। बेतार फिर फिक से हंसकर कहता है, और कुछ मालूम है? महंत रामदास जी रमपियरिया को दासिन रखेंगे। कोठारिन ने हुक्म दे दिया है। बालदेव तो कोठारिन के पीछे बैरागी ही हो गया। कालीचरण का चेहरा अचानक उतर जाता है। अब मंगला के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा बेतार, लेकिन बेतार जानता है कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। बात में उससे जीतना मुश्किल है। चरखा सेंटरों के मास्टरों और मास्टरनी में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। टुनटुन जी इस्तीफा देकर चले गए। दूसरे मास्टर साहब का सूल उखड़ गया, देश चले गए। अब अकेली मंगला देवी वहां चरखा सेंटर के नाम पर गांव भर में घूमती हैं, बातें करती हैं गांधी जी की, जवाहरलाल की और स्वराज की। कालीचरण कहता है, हाथी पर भारत माता की मूर्ति के पास बैठकर मूर्छल डुलाने के लिए मंगला देवी को ही कहना चाहिए। मूर्छल यानी चंवर। बालदेव जी तहसीलदार साहब से कहते हैं, लेकिन यदि अपने गांव में औरत नहीं रहे तब बाहरी औरत से कहना चाहिए। यदि गांव में ही मिल जाए, कमली दीदी ही क्यों न बैठेंगी? नहीं, कमली की बीमारी का बड़ा डर है, कब क्या हो जाए। तब कोठारिन जी से कहा जाए। अब तो खद्दड़ पहनती हैं, खूब नेम टेम भी करती हैं। रोज नहाने के बाद महात्मा जी की छाती पर फूल चढ़ाती हैं। लो मजा, मंगला देवी को हाथी का बड़ा डर। हाथी को देखते ही उसका सब शरीर केले की भालर की तरह थर थर कांपने लगता है। भालर यानी पत्ता। कालीचरण ने कितना समझाया बुझाया, बूध भरोसा दिया, मगर तैयार नहीं हुई। आखिर में कहने लगी, कालीचरण यदि साथ में रहे तब तो वो हाथी पर चढ़ सकती है। लेकिन कालीचरण को लाज हो गई शायद, बोला, धत। दुलरिया भी अलबत्त बात जोड़ता है। इधर उधर देखकर मटकी मारकर, मटकी यानी कनखी, देह हाथ फैलाकर कहता है, मंगला देवी जी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती हैं तो लगता है कि मोकनी हथनी झूमती चली जा रही है। मोकनी हथनी यानी जवान हथनी। बहुत हो। डॉक्टर साहब की घड़ी में ठीक दोपहर रात का टाइम देखकर टीन के करनाल में मुंह सटाकर कालीचरण ने हल्का किया, बहुत हो। इसके बाद नौजवानों ने दोहराया, भारत आजाद। माठ की खंजड़ी डिमक उठी, डिम 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 डिमिक। बालदेव जी ने भावावेश में चौकीदार की तरह हाँक लगाई, हा, भारत आजाद हो गया, हा हा होए, महात्मा गांधी की जय। रीन री ता धिन ता डा डिग्गा। संथाल टोली में मादर और डिग्गा घनघना उठते हैं। तू, मौसी शंख फूंकती हैं, तू। 7 माइल दक्षिण कटिहार की 5 बड़ी बड़ी मिलों के भौंपे एक साथ बज रहे हैं। भौं धू, आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ती है। दिल्ली में बांट बखरा करके सुराज मिल गया। जय जय। इस्लामपुर पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में मारी खुशी के खचाखच गोरू काट रहा होगा। धत, गोरू ने क्या बिगाड़ा है? बड़े भाग से मेरी गंज बच गया। 10 मुसलमान भी होते तो पाकिस्तान लेकर ही छोड़ता। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 47, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 48, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भौथ ओ। कालीचरण का गला बैठ गया। नारा लगाते समय भाथी की तरह गले से आवाज निकलती है, फौं फौं सोए सोए। सुबह से कामरेड बासुदेव और कामरेड सोमा जट बारी बारी से नारा लगा रहे हैं। नारा बंद नहीं हो, जारी रहे, अष्टजाम कीर्तन की तरह। सुराज उत्सव
जब तक खत्म नहीं हो नारा बंद नहीं हो। टन टनाक सजाई हुई मोकनी हथनी जा रही है। ढन ढन ढनांग ढनांग कीर्तनियों का घड़ी घंट बोल रहा है। टू शंखनाद, भों भों पों भों भों पों अंग्रेजी बाजा। तक 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 धिनाक धिनाक अमेहरा का चान खोल बाजा। चान खोल बाजा एक तरह का बाजा। पी 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 चान खोल वालों की पीपही गा रही है। चांदो बनिया साजिलो बरात ओहो, 1 लाख हाथी साजिलो, 2 लाख घोड़ा, 4 लाख पैदल दुल्हा बाला लखिंदर। पीपीही पर बेहला नाच का बरात वाला गीत बजा रहा है। बेहला यानी सती बेहला। दू 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 करनाल बोलता है। करनाल यानी सिंघा बाजा। ही पहाड़िया घोड़ा हिनहिनाया। किसका घोड़ा है? धर्मनाथ बाबू का या हरि बाबू का? भारत में आयल सुराज, चलू सखी देखन को। वो नया सुराजी कीर्तन किसने जोड़ा है? वाह, एकदम ताजा माल है। सुनो सुनो। कथी जे चढ़िए आयल भारत माता, कथी जे चढ़ल सुराज, चलू सखी देखन को। कथी जे चढ़िए आयल वीर जमाहिर, कथी पर गंधी महाराज, चलू सखी देखन को। हथी चढ़ल आवे भारत माता, डोली में बैठल सुराज, चलू सखी देखन को। घोड़ा चढ़िए आए वीर जमाहिर, पैदल गंधी महाराज, चलू सखी देखन को। वाह, खूब कीर्तन जोड़ा है उजाड़ू दास ने। उजाड़ू दास को नहीं चीन्हते हो? 12 मानिकपुरा में घर है, वो भी सन 30 से ही सुराजी में है। कुकू मोकनी हथनी ठीक ताल पर कैसी कूकती है। वाह, अलबत्त सजाया है हाथी को फिलवान ने। ठीक कपाल पर पुरैन का फूल बनाया गया है, फुलखल्ली से। पुरैन यानी कमल। कितना रंग टीप किया है। भारत माता की मूर्ति तो ठीक दुर्गा माई की मूर्ति जैसी लगती है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गौरा और भारत माता सब सगी बहन हैं। ओह, इसलिए बालदेव जी देखते हैं सदा खद्दड़ की साड़ी, गले में फूल की माला, लंबे लंबे काले बाल बिखरे हुए पीठ पर। ठीक भारत माता के ठौर पर जैसी हंसी है, ठौर यानी ओठ, कोठारिन वैसी ही हंसी हंस रही है और धीरे धीरे मूर्छल डुला रही है। दिन तक 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 ताक धिना धिन भठियाली कीर्तन का खोल बोल रहा है। ताक धिना धिन तिन्नक तिन्नक, हरे मोरी रे यहाँ आर रे, बहु कष्टे सुराज पेलो रे, भारत संतानो रे, कोटि कोटि छैला पोयला, दिलो बोलिदान आरे, हरे मोरी रे यहाँ। औराही हिंगना का भकतिया है बाबू, खेल नहीं। सीतानाथ बाबू ने पूबा बोली में, पूबा बोली यानी बंगला बोली, कैसा भठियाली कीर्तन जोड़ा है देखो। सीतानाथ बाबू ने जोड़ा है कि उनका छोटका बेटा महेंद्र ने? महेंद्र भी गीत खूब जोड़ते हैं, सुना है। झरक झरक झर झर, एक पुरिया ढोल तो सब बाजा को मात कर देता है, सब बाजा को झांप लिया है। डमाक डमाक डिम, एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोल की बोलती है। भौतो महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, रजिन्नर बाबू की जय, जय पारगास जिंदाबाद। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये नया लारा कौन लगाता है? नहीं हुआ? सुन लो पहले। आज़ादी झूठी, मारो साले को। कौन बोला? जरूर गांव का नहीं, बाहरी आदमी है। बाजा बंद करो, हटो हटो। कालीचरण, बासुदेव, बालदेव, शांति करो। अरे बात क्या हुई? हर बात में ऐसे ही कोई लेकिन लगाएगा ये लोग। सुनिए तहसीलदार साहब, बात ये हुई कि बालदेव जी आज फिर सनके हैं। बात ये हुई कि बाबू कालीचरण के पेट में रहता है कुछ और कहता है कुछ और। हम इससे पहले ही पूछ लिए थे कि तुम्हारी पार्टी की ओर से क्या हुक्म हुआ है सुराज उत्सव के बारे में, तो बोला कि सुराज क्या सिर्फ कांग्रेसी को मिला है। अभी देखिए, शुभ लाभ करके जब हम लोग जुलूस निकाला है तो बाहरी आदमी को मंगा करके हम लोगों के उत्सव को भंग कर रहा है। ये कैसी बात? अरे भाई, हिंगना औराही का सोसलिट है तो हिंगना औराही में जाकर अपने गांव का लारा लगावे। यहाँ काबिलियती छांटने का क्या जरूरत था? अपना मुंह है, बस लगा दिया लारा। ये आज़ादी झूठी है। ठीक बात, वाजिब बात, जनता एक ही साथ कहती है। ओए सोए सोए, कालीचरण क्या कहता है समझा भी नहीं जाता है। अरे हाँ हाँ, गलती हो गई।
कामरेड वासुदेव समझा रहा है, यानी कालीचरण जी की बात को जोर जोर से सुना रहा है। अरे गलती हो गई, वो नहीं जानता था, चमड़े की जीभ है, लटपटा गई। कालीचरण जी का इसमें कोई दोख नहीं। यहाँ के सोशलिस्ट पार्टी वालों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। दूसरे गांव से आकर यहाँ लारा लगाने की क्या जरूरत थी? कालीचरण जी का गला बज गया था तो वासुदेव और सोमा तो लारा लगा ही रहे थे। बीच में फुटानी छाट कर सब गड़बड़ा दिया। अच्छा अच्छा, माफ कर दो। हाँ छोड़ो, आज सुराज का दिन है। टन टनाक मोकनी हथनी फिर चली। जुलूस आगे बढ़ा। सभी ढोल बाजे एक ही साथ बजने लगे। डिम डिम झर्र झर्र पियो धू तक तक धिन, भौं धू तू ताक धिनाधिन। कुई कू मोकनी हथनी ताल पर कूकती है। बालदेव जी फिर सन के हैं क्या? हाथ में झंडा लेकर अब हाथी के आगे आगे नाच रहे हैं। झंडे को इस तरह भांजते हैं मानो गाट साहब रेलगाड़ी को झंडी दिखला रहे हों। हाँ भाई, स्वराज का असल हथियार है तिरंगा झंडा। पहले के जमाने में तलवार से लड़ाई होती थी, इसलिए लोग हाथ में तलवार लेकर नाचते थे। स्वराज की लड़ाई का हथियार झंडा है, इसलिए झंडा नचा रहे हैं बालदेव जी। सन के हैं नहीं, जिसका जो हथियार। किर्रर घन घन धड़ाम धा नौटंकी का नगाड़ा बोल रहा है। बोझ तो दिन से ही खाते खाते मन अघ गया है। इधर देरी तो आगे में जगह नहीं मिलेगी, चलो जल्दी। किर्रर घन घन धड़ाम धा। अरे किस्सा होता शुरू अब सुनहु पंच भगवानों की। गांधी महात्मा वीर जमाहिर करें सदा कल्याणों की। किर्र घन घन धड़ाम धा। कौन खेला होगा? क्या कहा? मस्ताना भगत सिंह। वाह, अभी जाकर रंगोट किया। दिन से पूछते थे तो बोलता था कि सुल्ताना डाकू का पाठ होगा। जिसका जो हथियार। भगत सिंह का पाठ खुद नितलरेन बाबू लिए हैं। दाहिने हाथ में पिस्तौल है और बाएं हाथ में बेल के बराबर गोल क्या है? बम। अरे बाप! हाँ, जिसका जो हथियार। भगत सिंह का हथियार तो बम पिस्तौल ही था। किर्र घन घन धड़ाम धा। अजी बेटा हम मादरे वतन भारत का, हमें डर नहीं फांसी सूली का। किर्र किर किर धड़ाम धड़ाम। भगत सिंह नाच रहा है, एक हाथ में बम और दूसरे में पिस्तौल। नाचकर स्टेट के एक कोने से दूसरे कोने पर जाता है। स्टेट यानी स्टेज। खूब नगाड़ा बजाता है नगड़ची, ठीक पन्नालाल कंपनी की तरह। इटहरा का नख छेदी है, और कौन ऐसा साफ हाथ बजावेगा? सिर्फ ताल काटने के समय जरा डर लगता है। ताल काटने के समय धड़ाम धा ताल पर भगत सिंह बम वाले हाथ को 2 बार पवली की ओर चमकाता है मानो बम फेंक रहा हो। और जब जब वो ऐसा करता है, आगे में बैठे सभी लोग जरा करवट होकर एक दूसरे की पीठ के पीछे मुंह छिपा लेते हैं। कौन डिगाना कहीं इधर ही फेंक दे तब। कभी नकली तलवार से देह नहीं कटता है क्या? तब नकली बम हो चाहे असली, हाथ से छूट जाने पर कुछ न कुछ घवेल तो जरूर करेगा। अरे नखलों की बाई जी कहाँ है? नखलो यानी लखनऊ। उसको सामने लाओ। डोली में क्या छिपा कर रखा है? ताली बजाओ तब निकलेगी। आ गई। देखो नखलों की बाई जी को। आकर चुपचाप खड़ी काहे हो गई? गला से तो जरूर पकड़ी जाएगी। गाने तो दो जरा। रोगन पाउडर लगाकर खूबसूरत लगती है। दिन में देखना, खपरी की पेंदी की तरह। हो साला दुलरिया बात बनाने जानता है। बाई जी शुरू करती है। खादी के चुनरिया रंग दे छापेदार रे रंग रेजवा, बहुत दिनन से लागल बा मन हमार रे रंग रेजवा। धम धड़ाम धड़ धड़ाम। नाचती है तो नाचती है, दांत बिचकाकर हंसती क्यों है? ए राम, दांत और ठोर तो एकदम काला भुजंग है। अजी दांत नहीं, काबली अनार के दाने हैं दाने। वाह, ठीक कहा दुलरिया ने। बाई जी गा रही हैं। कहीं पे छापो गंधी महात्मा चरखा मस्त चलाते हैं, कहीं पे छापो वीर जवाहिर जेल के भीतर जाते हैं, अचरा पे छापो झंडा तिरंगा बांका लहरदार रे रंग रिजवा। किर्रिरी धड़क 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 धड़म धा धड़म धा। अजी अंगिया पर छापो। ए वाह हो वाह वाह। साटो इसके बिलोज पर टका। एक आवाज आती है। जरूर साटो। अरे टका मत बोलो, मिडिल बोलो, मिडिल। देहाती की तरह काहे बात करते हो? चांदी की चकती को मिडिल कहते हैं। सुनो, भगत सिंह फिर काहे स्टेज पर आया? प्यारे भाइयों, आप लोग हल्ला मत कीजिए। अब एक गाना होगा, मोरा बांका से पहिया टट्टू से गिरा जाए। अरे लचक्कर काहे झाड़ता है? बजाओ नगाड़ा। रात भर का सट्टा है तेरी सिपहिया की ऐसी तैसी
खेला शुरू करो। हाँ, ये लोग तो यही चाहते हैं कि इसी तरह रिब रिब में ही रात काट दें। नाचो। पंचलेट में हवा दो, भुकभुका रहा है। हवा क्या देगा, आंधी आ रही है, पानी भी बरसेगा। किर्र घन घन धड़ाम धा, नगाड़ा घन घनाया, गुड़म गुड़म, आसमान में बादल घुमड़े, फटाक पटाखा फूटा। अजी भगत सिंह है नामीन में सरदार, अजी करना है उनको गिरफ्तार। किर्र किर्र घन घन धड़ाम धा। मारो साले को, यही साला सब असल देशद्रोहित है, पहचान रखो। मारो मारो, रे मार साले को। हो, आंधी आ रही है शायद। गाय बैलों को घर से निकालकर बाहर करना होगा। चूल्हों में आग छोड़कर ही जलाना, लोग सो जाती हैं। जलाना यानी जनाना बहुत खराब आदत है। आग रखती हैं हुक्का पीने के लिए। रे चलो, बांस फूस के घर का क्या ठिकाना। आंधी आई उड़ा ले गई, वर्षा हुई तो टपकने लगी, और चिनगी भी कभी उड़ी तो स्वाहा। चलो, क्या देखेंगे अब नाच। कटिहार की चवनिया माल को उठा लाया है और कहता है कि नखलों की है, चलो। गुड़ गुड़ुम गुड़ गुड़ुम। कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया है। 3 बजे दिन में ही संथाली नाच देखने अस्पताल आई थी कमली। नाच खत्म हो गया, शाम हो गई। उधर नौटंकी कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, शायद दोनों में से कोई नहीं बता सकेगा। जब बादल गरजे, बिजलियां चमकी और हर हराकर वर्षा होने लगी, तो कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया। कमली ने बाहें छुड़ाने की एक हल्की चेष्टा की। बिजली चमकी। गुड़गुड़ुम गुड़गुड़ुम, री री ता धिनता, डिग्गा डा डिग्गा। संथाली नाच के मादर और डिग्गा की ताल पर दोनों की धुकधुकी चल रही है। छम छम। आज कमली इस इलाके में पहने जाने वाले सभी किस्म के गहनों से लदी है। बांक, हंसली, बाजू, कंगना, अनंत, चूर, झंझनी अर्थात झुनुक झुनुक बजने वाली बेड़ियां, जिसे झंझनी कड़ा कहते हैं, और चूर तो देह के सेहरन पर भी खनकते हैं। टुन 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 टुन, छम छम, गुड़गुड़ुम, छम जम छम छम, टुन टुन। डॉक्टर, डॉक्टर, ओ प्रशांत महासागर, राजकमल। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 48, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 49, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बावनदास को अब अपने पर भी प्रतीत नहीं होता है। बालदेव जी कहते हैं, चित्त चंचल हो गया है बौनदास का, और थोड़ा भरम भी गया है। बस सिर्फ गांधी जी पर भरोसा है बावन को। बापू सब पार लगावेंगे। बहुत बहुत कठिन परीक्षा में बापू अकेले सबको संभाल लेंगे। जय बाबा बापू। लेकिन उसके दिल में न जाने क्या समा गया है कि हर बात का खराब रूप ही पहले देखता है। संदेहात्मक दृष्टिकोण से ही वो सारी दुनिया को परखता है। बापू ने चिट्ठी का जवाब दिया है। भगवान बावनदास जी, आप ही धीरज छोड़ दोगे तो भक्तजनों का क्या होगा। बापू के प्रणाम। बावन कट हंसी हंसते हुए कहता है, गंगुली जी, बापू को देखिए। अब हम क्या करें। मन में संदेह होता है, दिल उदास हो जाता है। फिर आदमी को अपने काम पर भी विश्वास कैसे हो। बापू से पूछते हैं तो दिल लगी में ही टाल देते हैं। लिखते हैं कि आप धीरज छोड़ दीजिएगा। अरे छलिया रे, जन्म जन्म छल करके ठगा। कभी रामावतार तो कभी कृष्णा अवतार और कभी बावन अवतार। गांगुली जी चट से कह देते हैं, दत्त आप भी तो बहुत दिनों के बाद आज ही बावन ऐसा दिल खोलकर हंसा है। बावनदास जब दिल खोलकर हंसता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, और तब ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सेलुलाइड का खिलौना हिल रहा हो। बावन अवतार, रावण अवतार। ये चलित्र रावण का अवतार बनकर आया है भाई। सुने हो या नहीं, हसलगंज के हरखू तेली के घर में डकैती हो गई। ओए, कब? सुराज उत्सव की रात में ही। बंदूक वाले थे। घवेल तो नहीं हुआ कोई? 2 खून है? सुमृतदास बेतार अभी तुरंत कटिहार से आया है। बात यह है कि हसलगंज के हरखू तेली की कंजूसी के बारे में तो सभी जानते ही हो। चलित्र कर्मकार या भगवान जाने कौन था, सो एक दिन ठीक दोपहर को उसके दरवाजे पर आया। पानी पीने के लिए मांगा तो सुनते हैं कि पैसा मांगा। लेकिन सहुआइन कहती हैं, दुकान पर जलपान करके हाथ मुंह पोंछ के जाने लगा तो हम पैसा मांगा।
बोला कि तुम्हारे यहाँ 1 गिलास पानी पियेंगे तो पैसा मांगोगी। भाई हम भी सुनती उड़ती बात कहते हैं, खाँटी हाल 1-2 दिन में खुद औट हो जाएगा। सुनते हैं कि सुराज उत्सव की रात में 1 दर्जन लोगों को लेकर पहाड़िया घोड़ा पर सवार होकर आ गया। आते ही बोला, कहाँ सहुआइन, पूड़ी बनाओ। नहीं बनाएगी कैसे? हाथ में रफेल बंदूक लेकर 2-2 आदमी सहुआइन के अगल बगल में एकदम तैयार। हरखू साहू को चारों ओर से घेर कर चौकी पर बिठाया और कहा कि रामायण पढ़ो। गांव में 2 आदमी चले गए। लोगों से कहा कि हम लोग हरखू साह की लड़की को देखने आए हैं। सुबह होते होते सब काम फिनिश। जहां जहां मिट्टी के नीचे घड़ा गाड़ कर रखा था सब खोद लिया। एक जगह खोद कर गिनता था और हिसाब करके कहता था, नहीं और है, बताओ बुड्ढे, नहीं तो चढ़ाओ इसको चूल्हे पर, ढालो ऊपर से किरासन तेल। सहुआइन तो रात भर पूड़ी छानती रही और मिठाई बनाती रही। सुनते हैं सहुआइन बीच बीच में कहती थी, ए बेटा, तीरथ करे खातिर कुछ रख ली है, कुछ छोड़ दी। उसको 1,000 रुपया दे दिया। हरखू साह को कहा कि तुम 8 साल से एक ही धोती पहन रहे हो, तुमको रुपए की क्या जरूरत है? जनाना लोगों को देह पर हाथ भी नहीं दिया, सुनते हैं, मगर जाते जाते 2 खून कर दिया। सुमरत दास बात करते करते चारों ओर देखते हैं। क्यों? कहते कहते रुक क्यों जाते हैं? आज फिक से हंसते भी नहीं, मुंह बड़ा चटपटाया हुआ देखते हैं। क्या बात है? ऐसा तो कभी नहीं देखा। सुनते हैं कि झड़ी लगाए हुए हैं। आखिर असल बात क्या है? अरे दास जी, कोई प्राइवेट बात? नहीं, प्राइवेट बात कुछ नहीं, दंगा हो रहा है। सुनते हैं दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, पटना, सब जगह हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रही है। गांव के गांव साफ आग लगा देते हैं। सुमरत दास हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान की ओर चले जाते हैं। बालदेव अनशन करेंगे। क्यों, क्या बात हुई इस बार? बालदेव जी कहते हैं, प्यारे भाइयों, हम अभी डॉक्टर साहब के बेतार में खबर सुनकर आ रहे हैं। अंधेर हो गया, एकदम सब पगला गए हैं मालूम होता है। गांधी जी खिलाफत के जमाना से ही कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तैवारी जी भी गीत में आज से 15-20 साल पहले कहन है, अरे चमके मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बंसी बजे, मिली रहो हिंदू मुसलमान, मान अपमान तजो। सो गांधी जी की बात काटकर जो लोग ये सब अंधेर कर रहे हैं, वे भी एक दिन अपनी गलती मान लेंगे। गांधी जी अनशन करेंगे शायद। आजकल नुवा खाली गए हैं। अभी बावन दास आया है पुरैनिया से, बोलता है कि गांधी जी ने रामलाल बाबू को नुवा खाली बुलाया है। गांधी जी ने शिवनाथ चौधरी जी को चिट्ठी दिया कि सन 30 में गांधी आश्रम में जो आदमी पुरैनिया से आया था उसको नुवा खाली भेज दो, रामायण पढ़ेगा। रामलाल बाबू जब गा गा कर रामायण पढ़ने लगते हैं तो सुनने वालों की आंखों से वो खुद ही लोर ढरने लगता है। जोतकी काका आजकल बहुत चुप रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर वो कुछ नहीं बोले, ये कैसे हो सकता है? उनकी राय है कि ये सब सिर्फ सुराज का नतीजा है। जिस बालक के जन्म लेते ही माँ को पक्षाघात हो गया और दूसरे दिन घर में आग लग गई, वो आगे चलकर और क्या क्या करेगा देख लेना। कलयुग तो अब समाप्ति पर है। ऐसे ऐसे ही लड़ झगड़ कर सब शेष हो जाएंगे। अब लोग सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस में भी दरखास्त फरियाद लेकर आते हैं। जुमराती मियाँ रोता हुआ आया है। सुमृत दास ने उससे 5 रुपया छीन लिया है। काली बाबू, जुल्म, अब गरीब लोग कैसे रहेंगे? अच्छा, आज शाम को यहीं पार्टी ऑफिस में रहिए, रात को हम आपकी पंचायती कर देंगे, कालीचरण विश्वास दिलाता है। कामरेड बासुदेव, सुमृत दास को बुला लाओ तो। शाम को कालीचरण गंभीर मुद्रा बनाए हुए है। मच मच मच। बासुदेव कल पुरनिया से लौटा है। भाटा कंपनी का जूता खरीदा है 24 रुपये में। चलने के समय मच मच बोलता है। रात में भी आंख पर धूप छाह काला चश्मा लगाकर, पैजामा कुर्ता पहनकर, जूता मचमचाकर चलने के समय थोड़ा नशा जैसा लगता है। परेड करते हुए चलने का मजा आता है। बासुदेव स्टेशन पर पान बीड़ी सिगरेट वालों की तरह बात को ऐंठ कर आवाज गहरी करके पुकारता है, सम्राट डैस। सुमृत दास की पिल ही चमक गई होगी। बासुदेव मन ही मन हंसता है, सम्राट डैस। एक छोटी सी छपरी में किधर छिपेंगे दास जी? बासुदेव ने पहले ही देख लिया है। वो उसे हाथ पकड़कर घसीट लाता है। सुमृत दास थर थर काँप रहे हैं। हजूर दोहाई, बेतार बुलाहट है। वासुदेव हंसते हुए कहता है, कौन कौन वासुदेव? हम समझे कि
दारोगा साहब है? वाह, खूब डराया। अलबत्त बोली सीखे हो बाबू, होनी ही चाहिए। देश विदेश घूमते हो तुम लोग। किसने बुलाया है? कालीचरण ने। अच्छा एक बात, बहुत दिन से पूछते पूछते भूल जाते हैं। कहो तो तुम्हारी पार्टी में अभी 2 पार्टी हैं क्या? काहे? पहले बताओ तो। सुमित दास फिक से हंसता है। नहीं, पहले आप बताइए। वासुदेव कम जिद्दी नहीं। यही कालीचरण एक दिन बोल रहा था कि सेक्रेटरी साहब वासुदेव पर विश्वास नहीं करते। हम बोले कि वासुदेव में तो कोई डिफेक्ट नहीं। तो बोला कि दास जी आप क्या जानिएगा भीतरी बात, इसीलिए पूछते हैं कि। अरे हाँ हाँ दास जी, हम समझ गए। असल में कालीचरण है धर्मपुरी जी की पार्टी का। धर्मपुरी जी भी सोशलिस्ट पार्टी में ही है, मगर हमारा सेक्रेटरी साहब के सामने वो कुछ नहीं है। एकदम ठंडा ख्याल के आदमी है। सभी से हंस हंस कर बोलेंगे, कांग्रेसियों के साथ बैठकर दुकान में दही चूड़ा खाते हैं। अब सोचिए कि ये फलाहार करने वाला आदमी इस क्रांति पार्टी में कैसे? आप ही सोचिए दास जी। ओह, ये बात है। सुमित दास गंभीर होकर कहता है। वाजिब बात है। हाँ, और ये कालीचरण जी उन्हीं की पार्टी में है। फिर फिसफिसाकर कहा, मंगला देवी के साथ आजकल ऐसा रसलीला होता है कि क्या कहेंगे। यही सब बात हम सेक्रेटरी साहब से बोले। कालीचरण को सेक्रेटरी साहब ने डांटा है, इसीलिए ऐसा बोलता होगा। देखिए ना, इसी बार मजा लगेगा सम्मेलन में जाने के समय। ओह हाँ भाई, हर जगह ये पार्टी बंदी ठीक नहीं, लेकिन आखिर एक हद है। धर्मपुरी जी के बारे में तुमने जैसा कहा, वैसा आदमी क्रांति पार्टी में कैसे रह सकता है? वाजिब बात। अलबत्त बोलता है तुम्हारा सेक्रेटरी किशन कांत जी गर्मा गर्म। बोलने के समय बांह जब मरोड़ता है तो लगता है कि अच्छा हाकिम का परवाना क्यों जारी हुआ है, क्यों बुलाहट है। अरे वही जुमराती मियाँ ने न जाने क्या क्या कहा है जाकर। बोलता था कि रुपया छीन लिया है। वासुदेव आंख पर काला चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, मुसलमानों का क्या विश्वास। समझो जरा। सुमित दास फिक से हंसकर कहता है, समझने की बात है। मैं जाकर कह दूंगा कि घर पर नहीं है। कोई लाट साहब थोड़ी हैं जो लोग हाथ बांधे खड़े रहेंगे। हम किसी का परवाह नहीं करते। वासुदेव पैकेट से सिगरेट निकालकर दिया सलाई के डिब्बे पर ठोंकता है। दिन भर हम लेक्चर झाड़ते रहे हैं, सिगरेट मत पियो, अंडा मत खाओ, और भीतरे भीतरे। वासुदेव माचिस जलाकर सुलगाने लगता है। दिया सलाई की रोशनी चश्मे के दोनों शीशों पर पड़ती है। काले चश्मे पर जलती हुई माचिस सुमित दास के सारे देह में एक सिहरन दौड़ जाती है। रोए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो हंसते हुए कहता है, डूब कर पानी पियो, एकादशी का बाप भी न जाने। वासुदेव धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए खांसता है। दारू की महक। सुमित दास की आंखें चमक उठती हैं। वासुदेव बाबू, कुछ निपलिया माल आया है क्या? जरा हमको भी तो चखाओ। ऑल रेट, कल चखावेगा। लाल सलाम। मच मच मच। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 49, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 50, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। घमाघम यानी गरम। बहुत दिनों की बंदिश है कि पंचायत में कोई भी घर की बोली नहीं बोले। काहे कूहे यानी कचराही मोगलाही जितना बोल सको अच्छा है। कचराही मोगलाही यानी कचहरी में बोली जाने वाली उर्दू। पंचायत में कोई हटा नहीं सकता। नौजवानों के दल ने रमपियरिया के दासिन होने का घोर विरोध किया है। खेल बात है, जात है कि ठट्ठा है। जब जिसका मन हुआ किसी की रखेलिन बन गई, दासिन बन गई, रंडी बन गई। आज घरभू भी गर्म होकर बोलता है। पंचायत में सबों को बोलने का हक है, इसीलिए घमाघम पंचायत हो रही है। कहाँ है रमपियरिया की माए? सबों की निगाह टट्टी की आड़ में खड़ी औरतों पर जाती है। रमजूदास की स्त्री खखार कर गला साफ करती है। रमपियरिया की माए को क्या कहते हैं? तुम मत बोलो। धान न बोले, बोले भूसा टन। हम बोलेंगे ही। रमजूदास की स्त्री उठ खड़ी होती है। लगता है आज मारपीट भी होगी। कहाँ उचित और नोखे? छड़ीदार काहे बने हो? हाँ, मारने का हो छड़ी। जो ना छड़ी से पीटे वो दोगला का बेटा। रमपियरिया की माए के मुंह में बोली नहीं है तो आज घोंगी का भी मुंह खुला है। रमपियरिया जवान है, उसके जो जी में आवे कर सकती है। पंचायत में तो बड़ा फड़फड़ करते हो गर्भू। रमपियरिया तो तुम्हारी भतीजी लगेगी ना। बोल,
खोल दें बात। 7 बेटे का बाप है छीत्तन। इससे पूछिए कि रंपीरिया के माए के मचान पर दिन रात भूख प्यास भूल कर पेट के बल क्यों पड़ा रहता है। यही इंसाफ है। अरे जवान जहान की बात हो तो कहा जा सकता है कि एक दिन पैर भंस गया। भंस यानी बहक जाना। इस घुर घुर बूढ़े की ये चाल। चुप रहो। ए चुप। कहाँ छीत्तन। सिर में तो अब एक भी काला बाल खोजने पर मिलेगा नहीं। और ये तेजी काहे जी छीत्तन। क्या कहती है रंपीरिया की माए। छित्तन का तोतरवा बेटा गरम हो जाता है। तोतरवा यानी तोतला। मुंह संस भाई कै बोयो। मारो पकड़ो। ए लगाओ गले में कपड़ा। मारो झाड़ू ऊपर से। सान दिखाता है। नोखे और उचित दास छड़ीदार हैं। पंचायत जब घमाघम होने लगती है तब वे दोनों छड़ी हाथ में लेकर नचाते रहते हैं। नोखे और उचित दास छीत्तन को पकड़कर गले में कपड़ा लगा देते हैं। महंगूदास चेथरू मुसहरू अनपू और घोतन बीच बिचाव करते हैं। मारो मत। सभी बूढ़े एक तरफ है। एक आवाज आती है। अब रंपीरिया की माए के बदले छीत्तन दास की पंचायती होती है। छी छी, लाज से डूब मरने की बात है। इस बार 5 ही रुपया जरिमाना हुआ। सस्ते छूट गए। छीत्तन दास को 5 रुपया जुर्माना हुआ है और उसके तो तरहवा बेटा को 5 बार कान पकड़कर उठने बैठने की सजा। नौखे गिनता है। 1 2 3 4 5 बस। रंपीरिया की माए को एक शाम भोज देना होगा। महंत साहब जात ले रहे हैं तो भात दे। क्या कहती है रंपीरिया की माए। देगी। तब ठीक है। बोलिए पंच परमेश्वर क्या विचार। जो 10 का विचार। 10 का विचार हो गया। रंपीरिया दासिन बन सकती है। जाति का बंदिश में जरा ढील देने से सब गड़बड़ा जाता है। इसी तरह बराबर पंचायत होती रहे तब तो। अब ये भोज तो फोकट में चला जाता हाथ से। रमजू की स्त्री रंपीरिया की माए के आंगन में बैठी समझा रही है रंपीरिया को। जब दूध की छाली और मालभोग केला खाकर आंख पर चर्बी चढ़ जाएगी तब मौसी को पहचानोगी भी नहीं। महंत से कह देना जोड़ा साड़ी से काम नहीं चलेगा। दही खिलाने से बाकी मोजार नहीं होगा। कटसर लेकर छोड़ेंगे। कटसर एक गहना होता है। रंपीरिया हंसती है। उनको तो जो कहेंगे करेंगे। मगर कोठारिन कैसी पगली है रे। कोठारिन वो कैसी। अब तो कोठारिन तू है। इसी मुंह से मठ पर रहेगी रे। लक्ष्मनिया को कम मत समझो। उसका जहरचो आ यदि नहीं उखाड़ सकी। जहरचो आ यानी विषदंत। तब तो तुम्हारा महंत सब दिन खजड़ी बजाकर फटकनाथ गिरधारी गाता रहेगा। पगली इसी लूर मुंह से। सुनती है रे रंपीरिया। कहाँ गई उठकर। शायद महंत आया है। उसकी माँ पुकारती है। साहब बंदगी हो महंत। पिछवाड़े में अब काहे छिपे हो। अब तो तुम अपने आदमी हुए। इधर आओ। रमजू की स्त्री आंख टीप कर मुस्कुराती है। महंत साहब रंपीरिया के साथ केलाबाड़ी से निकलकर आंगन में आते हैं। पीढ़ी दो रे। बैठिए। जात वाले तो भात मांग रहे हैं। हमने तो कबूल लिया है। रंपीरिया की माए चिलम फूंकती हुई कहती है। लक्ष्मी से पूछेंगे। महंत साहब आंखें नीची करके कहते हैं। रंपीरिया की माए अब उनकी सास है। सास के सामने जरा लिहाज से बातें करनी चाहिए। क्या बोले। रमजू की स्त्री फटे कनस्तर की तरह झंझना उठती है। लक्ष्मी से पूछेंगे। रंपीरिया की माए सुनती हो। हम कहा था ना। उसने तो इनको भेड़ा बना लिया है। अरे महंत साहब लक्ष्मी कौन होती है जो आप उससे पूछिएगा। नहीं वो बोली है। महंत साहब बुरा मत मानिएगा। आप हिजड़ा हैं। रमजू की स्त्री जाने के लिए उठ खड़ी होती है। रंपीरिया को लक्ष्मीनिया की लौंडी बनावेंगे महंत साहब। हम सब समझ गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रंपियाड़ी जो कहेगी वही होगा। रामदास जी के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। रंपियाड़ी जो कहेगी। महंत साहब हर बात में अब कहते हैं जाने रंपियाड़ी। रंपीरिया क्या जानती है। लक्ष्मी कुढ़ जाती है। साल भर तो उसे मठ के नेम टेम सीखने में ही लग जाएगा। हाथ की सभी अंगुलियों को सही सही गिन भी नहीं सकती है और उसके पास जनमजूरी का हिसाब है। सतगुरु हो सतगुरु हो। जिस दिन से रंपीरिया मठ पर दासिन होकर आई है लक्ष्मी का मुंह हाड़ी की तरह लटका रहता है। महंत रामदास सब कुछ समझते हैं। रंपीरिया को मजूरों की मजूरी का धान नापने को कहते हैं महंत साहब। नहीं जानती हिसाब किताब तो समझा दो। सिखावेगी पढ़ावेगी तो कुछ नहीं। बस खाली लचकर झाड़ती रहेगी।
मैं लचकर झाड़ती हूं। सद्गुरु हो, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। अरे अभी उसकी देह में एक मन साबुन धसो, तब कहीं उसके शरीर में प्याज लहसुन की गंध कम होगी। भोर को उठना सिखाओ। मुंह तो कभी धोती भी नहीं, बीड़ी पीती है, डोल डाल से आकर नहाती भी नहीं। डोल डाल यानी नित्य क्रिया। जूठे हाथ से बीजक उठाती है। मैं क्या सिखाऊं पढ़ाऊंगी? तुम क्या कहते हो? आंचल में चाबी लटकाए बिना कुछ नहीं सीख सकती? तो लो ना चाबी अपने भंडार की। मुझे चाबी लटकाने का शौक नहीं है, जानते हैं सद्गुरु। लक्ष्मी झन से चाबी का गुच्छा फेंक देती है। महंत रामदास देखते हैं, ये तो सिर्फ गोदाम घर की चाबी है, संदूक की चाबी कहाँ है? चाबी काहे फेंकती हो? बात बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा? महंत साहब गंभीर होकर कहते हैं, तुम मेरी गुरुमाई हो, रमपियाड़ी को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। देह का मैल भी मैं ही छुड़ा दूंगी, कपड़ा मैं ही साफ कर दूंगी। 10 दिन भी नहीं हुए हैं, गद्दी घर की दीवार पर थूक खखार की ढेरी लग गई। गद्दी घर यानी बीजक और महंत के रहने का कमरा। अधजली बीड़े के टुकड़ों से घर भरा हुआ है, वो भी मैं ही साफ करूंगी। अब ये मठ नहीं, सुअर का खोहार है, खोहार। तुमको रमपियाड़ी के देह का मेल छुड़ाने के लिए कहेंगे, हम पागल नहीं। तुम बाबू बालदेव की गर्दन का मैल छुड़ाओ। महंत रामदास क्यों छोड़ देंगे? सच्ची बात तो लोग अपने बाप के मुंह पर भी कह देते हैं। बालदेव जी का नाम मत लो। क्यों नहीं लेंगे? मठ को सुअर का खोहार बनाया कौन? मैंने बनाया है। हाँ, तुमने बनाया है। मेरा भीतर जल रहा है, बात मत बढ़ाओ। भीतर जलता है तो मारकर ठंडा कर लो। मारपीट का नाम सुनकर बालदेव जी कैसे चुप रहे? हिंसाबाद का डर है। महंत साहब, कोठारिन जी, शांति शांति से सब बात कीजिए। आहा, कोठारिन रे कोठारिन। रमपियरिया को बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है। वो किवाड़ की आड़ से निकलकर आती है और हाथ चमका चमका कर कहती है, रोज आध पहर रात को कोठारिन की कोठरी खुलती है। संदूक की चाबी कहाँ है? गोदाम घर में है क्या? सब तो बेच बाच कर छुट्टी कर दिया। लक्ष्मी के नथने फड़कने लगते हैं। लगता है किसी ने बांस की पतली छड़ से उसकी पीठ पर शपाक से मार दिया। 12 बजे रात को कोठरी खुलती है। सब बेच बाँच कर छुट्टी कर दिया। सतगुरु हो, किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु? रामदास, अपनी फेक सियारी का मुंह बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फेक सियारी यानी लोमड़ी की एक जाति। क्या चाहते हो तुम लोग? संदूक की चाबी के लिए कलेजा ऐंठ रहा है तो ले लो। लक्ष्मी संदूक की चाबी भी फेंक देती है। रमपियरिया अब गद्दी से बकर बकर कर रही है। अलबत्त बोल सकती है रमपियरिया। लौंगी मिर्चा की तरह वो तेज है। उसकी बातें सुनकर देह लहरने लगता है। बात में भी ऐसा झाल। लड़ी मरे बरदा बैठल खाए तुरंग। दिन भर बैठकर महात्मा जी कहता है बालदेव। कभी एक लोटा पानी भी किसी पेड़ में दे तो समझें कि हाँ, सुबह से शाम तक ऐना ककी ही लेकर महारानी सिंगार पटार करेगी। यहां कोई किसी का नौकर नहीं। मेरे देह में मैल है, मन में नहीं। ऊपर से तो घमकौआ साबुन और चंपा चमेली का तेल लगाती हो भीतर। राम राम, रात भर मुंह में मुंह सटाकर सोने वाली भोर में मुंह धोकर शुद्ध तो नहीं हो सकती। नट्टिन कसबिन। रमपियरिया बड़बड़ा रही है। रमपियाड़ी, बेसी मत बोलो, सिर में दर्द हो जाएगा। रामदास जी कहते हैं, ऐसा जानता तो। लक्ष्मीदासिन कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप टकटकी लगाकर नींबू के पेड़ की ओर देखती है। रमपियरिया की एक एक बात तीर की तरह उसके मर्मस्थल में गुथ गई है। गमकौआ साबुन और चमेली का तेल। महंत सेवादास ने उसे यही एक बहुत खराब आदत लगा दी है। बिना साबुन के वो नहा ही नहीं सकती है। मन पवित्र ही नहीं होता है बिना साबुन के। केशरंजन तेल तो सिर दर्द के दिन ही अब लगाती है वो। महंत साहब जब पुरैनिया कचहरी से लौटते तो झोरी में तेल, साबुन, किसमिस, अखरोट और तरह तरह का फल मेवा ले आते थे। कोई भी नई चीज बिकते देखा, बस खरीद लिया। महंत सेवादास के साथ सभी तीर्थ कर चुकी है लक्ष्मी। क्या इसी नरक भोग के लिए? उसकी तकदीर ही खराब है। अब मठ में रहना नरकवास है। छी छी, 10 दिन हुए, प्रसाद जरा भी नहीं रुचता। पानी में मछली की गंध पहले ही रोज लग गई, सो अब पानी पीते ही कय हो जाती है। मठ पर आने के समय रमपियरिया की माय ने ठूस ठूस कर मछली खिला दिया था। सतगुरु हो, सब कुछ करो, पंथ मत भ्रष्ट करना गुरु। वो कल ही अलग हो जाएगी मठ से।
महंत साहेब उसके नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का एक बाग लिख गए हैं। उस पर मठ का कोई अधिकार नहीं। सब 1 सप्ताह में ही सतगुरु की कृपा से ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी की आंखों के आगे सपनों जैसी एक दुनिया बस रही है। कलमी आमों के बाग में, ठीक बंबई आम के पेड़ के पास, 2 खूबसूरत झोपड़ियां हैं। वो चरखा चला रही है। बालदेव जी बीजक बाँच रहे हैं। बालदेव जी, अब आसन तोड़िए। बालदेव जी लक्ष्मी के चेहरे की ओर भकर भकर देखते हैं। भकर भकर यानी अर्थभावहीन दृष्टि से देखना। जब वो लक्ष्मी की आंखों में खोते हैं, उनका चेहरा ठीक ऐसा ही अर्थभावहीन हो जाता है। आसन तोड़ना होगा? हाँ, आसन तोड़ना होगा। यहां धर्म नहीं बचेगा। लक्ष्मी की आंखें डबडबा आती हैं। आरे जोगिया के नग्र बसे मति कोई, ओहो संतो जारे बसे सो जोगिया होई। डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 50, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।